नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले हर पार्टी एक्टिव मोड में है। वार पलटवार, कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। ऐसे में हर नेता का बयान बेहद अहम है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और कई बड़े बड़े बयान दिए हैं। सीएम योगी के इसी अहम बयानों के साथ यूपी के दंगल में चर्चा में जुड़े हैं हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस खास इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने तो कई बड़े बड़े बयान दिए, जिसको लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगी, पर मैं शुरुआत ओवैसी साहब से शुरू करना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस, सपा और बसपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ओवैसी इस बात को जानते भी हैं कि उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं हो सकती है। देखिए, ओवैसी एक बहुत बड़ा फैक्टर जी इस चुनाव में होने वाले हैं। कई सारे पॉलिटिकल पंडित ओवैसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उनकी कोई अहमियत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उनकी अहमियत है, इसलिए उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जी। लेकिन चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए वो यही कहेंगे कि भाई इनका यूपी में कोई लेना देना नहीं है। यही बात बिहार में भी ओवैसी की पार्टी के लिए कही जा रही थी। जी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो 6 सीटें वो जीत करके आए और कई सीटों पे अच्छा प्रदर्शन किया। उन रीजन्स पे मैं आऊँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवैसी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओवैसी मुस्लिम राजनीति करते हैं। जी। उनके बयान तीखे होते हैं। उनके बयान बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, अयोध्या और जो तमाम हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ होते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव के अंदर हिंदुत्व के भावना को जगाना है, अगर राम मंदिर को एक मुद्दा बनाना है, अगर काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बन रहा है उसको जन जन तक पहुंचाना है, तो एक कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए ओवैसी से बेहतर मोहरा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी योगी आदित्यनाथ की कि उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि भाई ओवैसी तो यहाँ फैक्टर नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और तमाम सेकुलर पार्टियों के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, उसके एजेंट बने हुए हैं, वो भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चुनौती भी दे डाली, एक चेतावनी भी दे दी। ये कह दिया कि भाई भावना को भड़काओगे तो उसको निपटने भी मैं जानता हूँ, मतलब ये कि कार्रवाई भी होगी। दूसरी जो पॉलिटिकली सबसे रेलेवेंट बात है, जो आपने जो सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से ये एजेंट हैं, क्योंकि उनकी भाषा भी एक है। जो अखिलेश यादव बोलते हैं वही भाषा ओवैसी की है, और जो ओवैसी की भाषा है वही अखिलेश यादव की है। ओवैसी कहते हैं कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। समाजवादी पार्टी अब तो नहीं बोल रही, अब नकली राम भक्त पैदा हो गए इस चुनाव में बहुत सारे। केजरीवाल है एक, पहले कहता था कि भाई उसकी पार्टी का यही ऑफिशियल ये था कि वहाँ मंदिर मस्जिद से क्या होता है, ऐसे राम मंदिर को भगवान राम पसंद नहीं करेंगे जो मस्जिद को तोड़ के बनाई जाए। और अभी कह रहा है कि हम सब बुजुर्गों को वहाँ पे यात्रा करवाएंगे। भाई मस्जिद तोड़ के ही बनाई गई है। माने गिरगिट भी रंग बदलता है राजनीति में इस तरीके से, जितना नहीं जिस हिसाब से हिंदुस्तान के जो सेकुलर लीडर्स हैं वो अपना रंग बदलते हैं। ओवैसी कहते कि भाई जब नाम बदल दिया जाएगा, अखिलेश यादव ने कहा है भाई नाम बदल देंगे, जब हमारी सरकार आएगी हम भी नाम बदल देंगे। जी, कहा है। तो मतलब क्या, अयोध्या का नाम फिर आप बदल करके फिर आप फैजाबाद कर देंगे, प्रयागराज का नाम बदल करके आप जो है फिर वापस इलाहाबाद कर देंगे। खैर इतनी हिम्मत तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। वो दिन, वो जमाना, वो फर्जी सेकुलरिज्म का वो पूरा खेल हिंदुस्तान में सदा के लिए खत्म हो गया है। वो दफना दिया गया है। किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा नहीं, हिंदुस्तान की जनता के द्वारा,
कि इस तरह की राजनीति करोगे बिल्कुल कब्रिस्तान में तुमको गाड़ दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है। पिछले 3 चुनाव, उसके नतीजे इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो ओवैसी इम्पॉर्टेंट हैं, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि जिन 100 के आसपास ऐसे कंस्टिट्यूंसी जहां 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, उन जगहों पे ओवैसी की राजनीति चमकेगी, वोट भी मिलेगा, और कई सारे सीटों के ऊपर ओवैसी चुनाव भी जीतेंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित इसे दरकिनार कर रहे हैं। कैपिटल टीवी के इस प्रोग्राम को आप याद रखिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन का मुद्दा भी अहम है, उस पर भी उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि आंदोलन करने वाले में बहुत से लोग किसान हैं, उसका उन्हें संदेह है। योगेंद्र यादव समेत कुछ अन्य नेता कब से किसान हो गए उन्हें नहीं पता। किसान आंदोलन में बैठे बहुत से लोग किसान नहीं है, उन्होंने बार बार ये बात कही है। देखिए, उन्होंने एकदम पते की बात की है कि ये किसान नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के दलाल हैं, एजेंट्स हैं। लेकिन एक और अहम बात जिसको समझना ज़रूरी है, और कितनी बड़ी बात है वो, उन्होंने राकेश टिकैत के पूरे परिवार को ही आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब ये तीनों बिल आया था तो टिकैत और उसके परिवार के लोग लखनऊ आए थे योगी आदित्यनाथ से मिलने, और जब मिले थे तो बहुत बधाई दे रहे थे, और उन्होंने कहा था राकेश टिकैत ने कि मेरे पिताजी जो ओरिजिनल टिकैत, वो बाकायदा यही मांग कर रहे थे। बहुत विलंब हुआ, लेकिन अब मेरे पिताजी की मांगों को जो है पूरा किया गया है, इसके लिए धन्यवाद। गूगल अगर आप करेंगे तो इस कानून के पास होने के बाद टिकैत ने कई सारे मीडिया में भी जाकर के ये बयान दिया था कि ये फैसला स्वागत योग्य है। इसी को हम लोग कई सालों से, इसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे थे, मांग कर रहे थे, अभी सरकार ने पूरा कर दिया। अब पूरा होने के बाद अब यही राजनीति चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने सही सवाल किया है, ये योगेंद्र यादव कब से किसान बन गए? और फर्जीवाड़ा देखिए एक और, अभी लखीमपुर गए थे वो, लखीमपुर किस लिए गए थे? वो बोले थे, योगेंद्र यादव ने कहा कि हम तो उस वाकया के दौरान जो ये खालिस्तानियों ने, वो जो भीड़ ने लोगों को दौड़ा दौड़ा करके डंडे से पीट पीट के मारा था, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके घर जाकर के ये मिलने गए थे योगेंद्र यादव। तो संयुक्त किसान मोर्चा वालों ने इन्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, चेहरा चमकाने के लिए पहुंच गए। और पीछे आप देखिए तस्वीरों को, वो तमाम चेहरे, तो कोई नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले, तो कोई कहीं कोई कहीं, ये सब एनजीओ गैंग कांग्रेस पार्टी वाले, ये सब चेहरा चमकाने के लिए, इसका पूरा क्रेडिट लेने के लिए वहाँ पे आकर के खड़े हो गए। ये दर्शन पाल हो या कोई भी हो, ये सब वामपंथी और कांग्रेस, इन लोगों का जो है वर्चस्व हो गया है। केजरीवाल या कांग्रेस, ये सब लोगों को अब ये भी समझ में आ गया धीरे धीरे कि आंदोलन तो हो गया, लेकिन कोई राजनीतिक फायदा इससे होता नहीं मिल रहा है, और इसलिए ये लोग कट गए हैं। अब इसलिए आप देखिए, अभी इन्होंने क्या कहा था कि भाई सोमवार को 29 तारीख को ट्रैक्टर रैली लेकर जाएंगे, इन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, क्योंकि सब लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है, इसलिए ये लोग फंस गए हैं। और इसी चीज़ को योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू के दौरान जो है इसको उठाया। चलिए, गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं समाजवादी पार्टी की कुछ ज़्यादा चल रही है। तो उन्होंने कहा कि 2017 के चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, जबकि 2019 में बुआ बब्बा की जोड़ी भी आई थी। ये कहा उन्होंने कि ऐसा पहली बार नहीं है। 2019 में इससे भी बड़ा गठबंधन हुआ था। सीएम योगी ने आगे कहा कि जिस तरह से 2014, 17, 19 में ये लोग गठबंधन करने के बाद भी हारे, तो नतीजा भी 2022 में वही होगा। अभी तो देखिए, मैं तो बस काउंट कर रहा था जी। आप लोगों ने भी स्टोरी भी की है, 10 से ज़्यादा गठबंधन पार्टनर हो गए हैं। अब इतने सारे गठबंधन पार्टनर बन जाएंगे तो आप समझिए कि 100 से ज़्यादा सीटें तो समाजवादी पार्टी को अपने गठबंधन वालों को ही देना पड़ जाएगा। गठबंधन हो रहा है,
विलय नहीं हो रहा, और किन लोगों ने अखिलेश यादव को ये समझा दिया है कि छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके आप जो है एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप प्रचार करोगे चुनाव चिन्ह साइकिल का, 100 के आसपास अगर आप छोटी छोटी पार्टियों को दे दोगे तो कहीं झोपड़ी होगा, कहीं उगता हुआ सूरज होगा, कहीं नाव होगा, कहीं डब्बा होगा, कहीं गुलाब का फूल होगा। ये अलग अलग सिंबल्स के ऊपर लड़ेंगे और इन 100 से ज़्यादा सीटों के ऊपर साइकिल का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ा रिस्क ये कि चाहे वो छोटी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी हो, चुनाव जीतने के बाद उनके एमएलए अखिलेश यादव के साथ रहेंगे या पूरी की पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में चली जाएगी, इसकी गारंटी अखिलेश यादव को कोई नहीं दे सकता। इसकी गारंटी वो पार्टी के लीडर भी नहीं दे सकते हैं जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में है, क्योंकि क्या रिजल्ट के बाद जो दिशा और दिशा बनेगी वो तय करेगा कि ये सब, क्योंकि ये छोटी छोटी पार्टियों वाले जो है वो सब घाघ होते हैं जी। इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं, कोई विचारधारा नहीं, कुछ नहीं। भाई राजभर तो कुछ दिनों तक, अभी कुछ दिन पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी में था, अब अचानक से इधर आ गया और उसके बाद भी ये भी कह रहा है कि भाई हम 20 चीफ मिनिस्टर और 20 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 5 चीफ मिनिस्टर और 20 डिप्टी चीफ मिनिस्टर देंगे। ये तो अलग अलग किस्म के लोग हैं। तो खैर, जितना ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि गठबंधन समाजवादी पार्टी का बड़ा होता जाएगा, समाजवादी पार्टी की साख उतनी ही कमज़ोर होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, और राजनीति का खास करके नॉर्थ इंडिया में या पूरे हिंदुस्तान में एक गोल्डन रूल है, 20% वोटर्स तो उसे ही वोट देकर के आते हैं जिसमें उनको लगता है कि ये जीत रहा है। लोग ये कहते हैं, यूपी वाले, बिहार वाले, कि हम अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे हारे हुए कैंडिडेट को देकर के, हम वोट उसी को देंगे जो जीत रहा हो। 100 से ज़्यादा सीटों के ऊपर साइकिल ही नज़र नहीं, तो इस पार्टी का क्या हश्र होगा, ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए। जी, सपा सरकार को आज योगी आदित्यनाथ ने जमकर घेरा है। कुछ ऐसे दंगे हुए जिसे भुलाया नहीं जा सकता, उसका भी जिक्र उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पश्चिमी यूपी में हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। उनकी सरकार में 300 से ज़्यादा दंगे हुए। मुजफ्फरनगर की बात उन्होंने की, कोसीकला की और ऐसे कई दंगे हुए जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं कि अखिलेश को उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी अब तक की सरकार हुई है उसमें सबसे ज़्यादा दंगे अखिलेश यादव के रिजीम में हुआ। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इसको कहते हैं कि हैरत अंगेज बात है कि पुलिस प्रशासन, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ही सारा काम किया। इस बात को जो लोग उस इलाकों में रहते हैं वो अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय जब दंगे होते थे तो कुछ दंगों को छोड़ के पुलिस ने हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट किया। इसलिए योगी आदित्यनाथ उन दंगों का जिक्र कर रहे हैं। उन जगहों पे जब रैलियां होंगी उस पुराने घाव को फिर से कुरेदा जाएगा। ये बताया जाएगा कि किस हिसाब से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कुछ समुदाय को फ्री रोल यहाँ पे दे दिया गया था कि बिल्कुल आप फ्री होकर के आपको जो काम करना है करें, और जिसके खिलाफ जिन बड़े बड़े जो कहते हैं डॉन माफिया, तो उनके खिलाफ योगी सरकार ने जो एक्शन लिया है उसका भी इस्तेमाल चुनाव में किया जाएगा। इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जी, अखिलेश के 2022 चुनाव के नारे को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया है। कहा है कि अखिलेश यादव के साथ माफिया, उपद्रवी और गुंडे आ रहे हैं। ये लाइन तो है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी यूपी की सरकार को इस बात के लिए बड़ा ही उसको प्रेज करते हैं और इसको कह सकते हैं कि एक पॉइंट है, बहुत ही सेंट्रल पॉइंट है इनके कैंपेन का कि योगी सरकार जब से आई है
तब से गुंडा माफिया, ये जो उपद्रवी किस्म के लोग हैं, दंगाई हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हुई है बल्कि बुलडोजर चलाया गया है। ये बुलडोजर जो है यूपी के चुनाव में एक अलग सिंबल बनता चला जा रहा है। सब लोग यही बुलडोजर, योगी के बुलडोजर से सबको डर लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दंगाई, बड़े बड़े माफिया डॉन को बुलडोजर के जरिए उनके घरों को जो तोड़ा गया है, इसका भी पब्लिक में एक अच्छा संदेश गया है। सर, कुछ दिन पहले पीएम मोदी और सीएम योगी की एक फोटो जबरदस्त वायरल हुई थी, जिसको लेकर कई सवाल हुए। एक आखिरी सवाल मेरा उससे ही जुड़ा है, उसको लेकर भी उन्होंने खुलासा किया और कहा कि इसका मैसेज ये साफ है कि ये डबल इंजन की सरकार है, लोक कल्याण और यूपी के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। हम अपनी उपलब्धियों के बल पर जनता के बीच में है। हम सिर्फ बीजेपी नहीं है, हम एक परिवार है, आपस में बहुत ज्यादा लगाव और प्यार है। देखिए, वो एक तो इमोशनल फोटो था ही, लेकिन मैं एक मीम बता दूं जो मैंने देखा आजकल सोशल मीडिया में खूब चल रहा है, कि लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख करके प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि ये जितने भी जो डॉन हैं और ये सब हैं, इनकी ठुकाई तुमने सही की, अब जो है गाजीपुर बॉर्डर में ठुकाई करना। लोग इस तरह की कई तरह के बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात सही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने कभी गौर से अगर देखा हो, बनारस में जब प्रधानमंत्री मोदी पिछले से पिछली बार में जब वो गए हुए थे और वो तारीफ कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ का चेहरा इसको कह सकते कि रुआंसा सा हो गया था, उनकी आंखें नम पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई टीचर बहुत ही तारीफ कर रहा हो अपने स्टूडेंट की, और वो बॉडी लैंग्वेज, इस तरह का इसको कहते हैं आत्मीयता, अपनापन, जो बीजेपी के टॉप सर्कल्स में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सबके बीच मधुर संबंध है, वहाँ पर भी कंपटीशन है, बहुत सारे लीडर्स को देखना नहीं चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो परस्पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो इक्वेशंस हैं कुछ लीडर्स के, वो वाकई राजनीति से हटके बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे है, और इसके लिए दोनों ही लीडर बधाई के पात्र हैं। और तभी योगी मोदी की जोड़ी से विपक्ष में खलबली मची हुई है। योगी के नाम से ज़्यादा खलबली है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो विपक्ष ने सरेंडर कर दिया है। सिर्फ एक अपना ये युवराज जो है राहुल गांधी, वो ज़बरदस्ती वो कटाक्ष करता रहता है, पर्सनल अटैक करता है। अदरवाइज डीप डाउन जो हिंदुस्तान का विपक्ष है वो समझ चुका है कि जब तक मोदी हैं उनको हटाया नहीं जा सकता। दिक्कत उनको ये हो रही है कि तो चाय वाला था, ये गाय वाला आ गया, गेरुआधारी, तो बहुत दिक्कत होगी। और इसलिए सारे लोग, ये लुटियन गैंग, ये वामपंथी, अब मोदी की को छोड़ के योगी को कैसे रोका जाए उसकी स्ट्रेटजी में जुटे हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने। धन्यवाद। तो सीएम योगी कोई बयान देते हैं तो उसका मतलब साफ होता है। चुनाव से पहले इन बयानों को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी ने विपक्षियों पर जमकर हमला किया और साफ कर दिया कि बीजेपी अपने अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि केंद्र में जब मोदी की सरकार बनी तब से ही बदलाव देखने को मिला। बीजेपी सरकार में सोच बदली है। मोदी ने जनता के लाभ के लिए एक एक योजना को लागू किया और योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी वापस आ रही है। यूपी के दंगल में बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो यूपी के दंगल से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश।
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।